तो क्वेश्चन नंबर 16 पिछली वीडियो क्लास में हमने कहाँ तक देखा था, क्वेश्चन नंबर 15 तक देखा था। अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरह से कह रहा है, अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस इन अ ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्ज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब। स्पीड ऑफ साउंड दी है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज दी है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब पूछा है। स्पीड ऑफ साउंड पहले लिखे, v इज 340 मीटर पर सेकंड, और उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दैट इज 300 हर्ट्ज, ठीक है। सो आपको पता होगा कि ये अगर लेंथ पूछी जा रही है यहाँ पे, सो वी हैव अ रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ, और वो हम बोल सकते हैं कि n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, इट कैन बी गिवन बाय v अपॉन 2l। ये एक्सप्रेशन आपको याद होगा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। सो अब यहाँ पे l पूछी है, सो l इज इक्वल टू v अपॉन 2n। v है आपका 340 और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 300, तो इसे अगर आप कैलकुलेट करते हो, सो यू आर गेटिंग लेंथ अराउंड 0.57 मीटर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आंसर क्या है ये उतना ही आ रहा है अराउंड लगभग, तो आप इसे करके देखो, तो बस इतना ही आपसे एक्सपेक्टेड था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। हालांकि उन्होंने ये नहीं दिया कि ये फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी है, दिया है, ठीक है। तो इन दैट केस आप लेंथ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस प्रकार से है, फाइंड द फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। लेंथ दी है 25 सेंटीमीटर इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर से स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड एंड लेंथ ऑफ पाइप L इज 25 सेंटीमीटर, तो आप इसे 0.25 मीटर कर लो, क्योंकि आपको इसे मीटर में लाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी उन्होंने पूछी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हमें अभी देखा कि इट इज़ n इज इक्वल टू v अपॉन 2l। सो v 330 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.25। सो जो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे मिल रही है दैट इज अराउंड 660। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो आप, 330 अपॉन ये आ जाएगा 0.5 कैन बी रिटर्न एज 1/2। तो ये n की जो वैल्यू आ रही है वो 330 इंटू 2 यानी 660 हर्ट्ज। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नाउ फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, इसका जो फर्स्ट ओवरटोन रहेगा, यस फर्स्ट ओवरटोन जो रहेगा वो 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहता है, ये हमने थियोरी में पढ़ा है। उसका जो सेकंड ओवरटोन रहेगा वो रहेगा 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, सारे के सारे हार्मोनिक्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं इन रेजोनेंस। तो यहाँ पे देखो अगर n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो उसका जो फर्स्ट ओवरटोन रहेगा, फर्स्ट ओवरटोन विल बी 2n, ठीक है। सेकंड ओवरटोन विल बी 3n, थर्ड ओवरटोन विल बी 4n। इस तरह से आप आगे इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बट उन्होंने फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन इतना ही पूछा है। सो फर्स्ट ओवरटोन इज 2 टाइम्स 660, तो उसकी भी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1320, एंड जो सेकंड ओवरटोन है दैट इज 3 टाइम्स n, दैट इज 1980, इतनी आ रही है। बट ये आपको बताना पड़ेगा फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स द फर्स्ट ओवरटोन इज 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हेंस इट इज इक्वल टू 2n एंड आगे सेकंड ओवरटोन इज 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड हेंस इट इज इक्वल टू 3 इंटू n, दैट इज 3 इंटू 660, और ये वैल्यू आप वहाँ पे लिख दो। उसके लिए अलग से कोई एक्सप्रेशन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है उसी प्रकार से आपको उसमें लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 ऐसा है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों सॉल्व नहीं कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्स। तो हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, इट इज़ इक्वल टू 600 हर्ट्स। ठीक, नेक्स्ट, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द पाइप ऑफ द ओपन पाइप। ठीक है, हाउ लॉन्ग आर द टू पाइप्स। देखो, फर्स्ट टोन ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड का जो फ्रीक्वेंसी रहती है फर्स्ट ओवरटोन की, दिस इज़ फॉर ओपन पाइप ना, यस, तो इसको मैं एन ओ कर देता हूँ। एंड एन सी बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप। क्लोज्ड पाइप यानी क्लोज्ड एट वन एंड, सो एन सी कैन बी गिवन बाय वी बाय 4L, ये आपको पता है। बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दे आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इज गिवन बाय 3 टाइम्स NC, और उनका ये कहना है कि दिस फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, ये आपको पता होगा कि द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इज 3 टाइम्स इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। व्हाट अबाउट ओपन पाइप, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स इज इक्वल टू 2N, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2NO, NO इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, NC इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 टाइम्स NC is V by 4L, 3 times V by 4LC is equal to ये 2 टाइम्स V by 2, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ओपन पाइप की वो है V by 2L, L इज लेंथ ऑफ ओपन पाइप, सो LO कर देता हूँ, वेयर LO स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ ओपन पाइप, LC स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ क्लोज पाइप। तो यहाँ पे ये VV कैंसिल हो जाएगा और आपको सीधा सीधा मिलता है कि LC by LO, ये C को उधर शिफ्ट कर दोगे आप तो इट इज़ इक्वल टू 3/4। एक कंडीशन हमें मिल गई, LC by LO इज इक्वल टू 3/4, और उन्होंने यहाँ पे पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग आर द टू पाइप्स। देखो, अगर आपको दोनों पाइप्स की लेंथ चाहिए, सो इन दैट केस दो कंडीशन चाहिए, और हमारे पास एक ही कंडीशन है, और एक कंडीशन क्या है कि LC by LO इज इक्वल टू 3/4, बट दूसरी कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे ज़रूरी एक ही क्वांटिटी उनको देनी चाहिए थी, और वो थी वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर वो यहाँ पे देते तो हमें पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप विच इज़ इक्वल टू V by 2L, सो NO इज इक्वल टू V by 2L। अगर ये वेलोसिटी दे देते तो हम आराम से लेंथ ऑफ ओपन पाइप कैलकुलेट कर लेते। लेंथ ऑफ ओपन पाइप मिलती तो हम यहाँ से लेंथ ऑफ क्लोज पाइप भी कर सकते थे, बट बाकी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने दी नहीं है। लाइट गई है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी, तो बाकी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी नहीं है। सिर्फ इस इक्वेशन से हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि दोनों पाइप की लेंथ कितनी है। यहाँ पे वेलोसिटी देना ज़रूरी था। हाँ, आप 340 मीटर पर सेकंड या फिर 330 मीटर पर सेकंड ये वैल्यू लेके ये इसका आंसर निकाल सकते हो, और मैं कहता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप करो इसे। यू टेक आइदर 340 मीटर पर सेकंड और 330 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू लेके आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। क्या करना है आपको, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो, आपको LO लेंथ ऑफ ओपन पाइप मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है, तो LO मिल जाएगी। LO आपको मिल गई, ये LO की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करके LC की वैल्यू निकाल सकते हो। बट ज़रूरी ये था इस क्वेश्चन में कि गिवन इन्फॉर्मेशन जो है वो दी नहीं है जो देनी चाहिए थी, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आगे पॉसिबल नहीं है। सबसे मेन बात और एक है कि इसके ऊपर MCQs आते हैं। भले ही चलो इनको ये लेंथ चाहिए थी इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया, बट कई बार रेशो ऑफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप पूछी जाती है, जो हमने यहाँ पे डिराइव करके दी है। तो इस तरह का रेशो भी पूछा जा सकता है, और ये रेशो कौन सी कंडीशन पे हमने निकाला है
कंडीशन ये थी कि द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज पाइप इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। ये कंडीशन के आधार पे हमने ये रेशो निकाला। तो कंडीशन कुछ अलग अलग रह सकती है, जैसे कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप इज इक्वल टू थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, इस तरह की भी कंडीशन दी जा सकती है। इन दैट केस दे मे आस्क यू द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ टू पाइप्स। तो याद रखना इस अगर रेशो पूछा है तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे चल के हम कुछ MCQs भी सॉल्व करने वाले हैं, तो उसमें भी आप इस तरह से अपने MCQs को कंप्लीट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस प्रकार से है। 1 मीटर स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड, द अदर एंड इज मूव्ड अप एंड डाउन विद द फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज। ड्यू टू दिस अ स्टेशनरी वेव विद अ 4 complete loops gets produced on the string. Find the speed of the progressive wave which produces the stationary wave. Hint: remember that the moving end is antinode। बराबर है, क्योंकि उसी को लेके हम उस स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव जनरेट कर रहे हैं। तो जो आपकी डायग्राम बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी कि हमने क्वेश्चन नंबर 19 एक स्ट्रिंग को फिक्स्ड कर दिया है और अब ये एंड जो है ये फ्री है, और उसकी वजह से अभी इस स्ट्रिंग में कितने लूप बने हैं? 4 कंप्लीट लूप बने हैं। इस तरह से तो ये 4 कंप्लीट लूप बने हैं और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शायद दी है 1 मीटर है, ठीक है। द अदर एंड इज मूव्ड अप एंड डाउन विद द फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज। तो देखो अब ये जो टोटल लेंथ है ये है 1 मीटर। अब देखो यहाँ पे ये कितने इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ये कितनी है, ये तो हमें पता है, ये आधा लूप है क्योंकि ये एंटीनोड है, ये फ्री एंड है आपका, ये फ्री एंड है और ये अप डाउन हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें अभी एक स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रही है। हो ये रहा है कि आपने उस स्ट्रिंग को ऐसे ऊपर नीचे करने की वजह से प्रोग्रेसिव वेव जनरेट हुई। ये प्रोग्रेसिव वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आई और आपकी ये स्ट्रिंग अभी भी आप ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हो, यानी यहाँ से एक वेव आप भेज रहे हो और एक वेव यहाँ से आ रही है रिफ्लेक्ट होके, तो दोनों सुपर इम्पोज हो जाएगी और आपको यहाँ पे स्टेशनरी वेव मिलेगी। हाँ जी, तो इसलिए आपको यहाँ पे इस तरह के लूप्स दिखाई देंगे। टोटल जो लेंथ है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वो देख लेते हैं। ये लैम्डा बाय 4 हो जाएगा क्योंकि ये आधा लूप है, क्योंकि और यहाँ पे बताया है कि ये एंटी नोड है, ऑब्वियसली ये एंटी नोड ही बनेगा क्योंकि ये फ्री एंड है। तो ये 2 लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 6 लैम्डा बाय 4 हो गया, 8 लैम्डा बाय 4 और ये 1 लैम्डा बाय 4, 9 लैम्डा बाय 4। तो इट इज़ 9 लैम्डा बाय 4। ये लेंथ आपकी हो गई। नहीं समझे फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो एक लूप यानी लैम्डा बाय 2, दूसरा लूप लैम्डा बाय 2, तो ये टोटल हो गया लैम्डा। ये और 2 लूप 2 लैम्डा। सो ये जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 2 लैम्डा प्लस ये लैम्डा और ये है लैम्डा बाय 4, तो ये 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4। मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, विच इज़ इक्वल टू 9 लैम्डा बाय 4 एंड दिस इज़ इक्वल टू गिवन एज 1 मीटर। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच प्रोड्यूसेस द स्टेशनरी वेव। अब यहाँ से आप आसानी से वेवलेंथ निकाल सकते हो। सो वेवलेंथ इज इक्वल टू 4/9 मीटर बिकॉज दिस इज 1 मीटर। सो अब ये वेवलेंथ आपको पता है, आपको फ्रीक्वेंसी भी दी है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, n इज इक्वल टू 15 हर्ट्ज। सो वेलोसिटी, आपकी जो वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव है, v इज इक्वल टू n लैम्डा। सो 15 इंटू 4/9, तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये लगभग आ रही है, कितनी आ रही है मेरे ख्याल से 60/9, तो 6.66 ऐसी कुछ तो वैल्यू मिलेगी आपको मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा
और ये जैसे हमने कई बार इसको देखा है कि एक लूप की लेंथ जो रहती है वो रहती है लैम्डा बाय 2, तो यहाँ पे 4 लूप है और एक ये आधा लूप है, आधा लूप यानी लैम्डा बाय 4। सो चलिए उस हिसाब से हमने पहले लैम्डा निकाल लिया क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें दी थी, वो 1 मीटर लेंथ है टोटल, और फ्रीक्वेंसी भी उन्होंने दी है, तो इस हिसाब से हमने फ्रीक्वेंसी और लैम्डा निकाल लिया है और बस वेलोसिटी निकाल ली थी। वेलोसिटी इज़ नथिंग बट फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। वायोलिन देखते हैं, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यस, वायोलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्ज, n इज इक्वल टू 440 हर्ट्ज। ठीक है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन पूछा है। दिस इज द केस, वायोलिन यानी उसमें एक स्ट्रिंग रहती है विच इज़ फिक्स्ड एट 2 एंड्स, सो वी हैव टू रिवाइज द डिफरेंट वाइब्रेटिंग मोड्स ऑफ स्ट्रिंग। और उसमें आपको पता है कि फर्स्ट ओवरटोन वो रहता है 2n और जो सेकंड ओवरटोन रहेगा वो रहेगा 3n। ये हमने किया है, ये डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग ये हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने लॉज ऑफ स्ट्रिंग भी देखे थे, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बस डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग पता होने चाहिए। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट ओवरटोन इज़ 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड ओवरटोन इज़ 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये बस आपको पता होना चाहिए। क्या करना है, कुछ नहीं, n की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, सो इट इज़ 2 इंटू 440 और यह है 3 इंटू 440। मेरे ख्याल से आंसर्स बराबर आ रहा है। यस, यहाँ पे आप कैलकुलेशंस करके देख सकते हो, आपके आंसर्स मैच हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरह पे एक फेवरेट टाइप है इन लोगों का, जो कई बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में या आपको अलग अलग बोर्ड एग्ज़ाम में दिखाई देगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, अ सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फोर्स इज अरेंज्ड इन सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। Each fork gives 4 beats per second with the next one and the frequency of last fork is twice that of first. Calculate the frequencies of the first and last fork। ठीक है, तो 8 ट्यूनिंग फोर्क है। मैं शुरुआत करता हूँ N1, N2, N3 डॉट 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 N8 से। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं और इनका कहना ये है कि ईच फोर्क गिव्स 4 बीट्स पर सेकंड विद द नेक्स्ट वन। ठीक है, सो देखो ये क्या है, ये और ये अगर एक साथ हमने इन दोनों से साउंड एमिट करवाई तो ये N2 माइनस N1 जो है दैट इज़ इक्वल टू 4, या फिर N3 माइनस N2 जो है दैट इज़ इक्वल टू 4, या फिर N4 माइनस N3 है ये है 4। यानी ये एक टाइप है मैथमेटिक्स में जिसको कहते हैं, मेरे ख्याल से इतना पता नहीं मुझे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ ऐसा है जिसमें आप nth टर्म निकालते हो। यहाँ पे हमें 8th टर्म निकालनी है। सो an उसका जो एक्सप्रेशन है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये d यानी ये क्या है, ये है कॉमन डिफरेंस। टोटल नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं 8। ये n यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मत लेना, ये एक एक्सप्रेशन है मैथमेटिक्स में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। So this is the first tuning fork frequency N1. N1 is the first tuning fork frequency, D is the common difference and N is number of fork that is equal to 8. तो और एक चीज़ बताई है यहाँ पे कि जो लास्ट ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ ट्वाइस ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क फ्रीक्वेंसी। लास्ट ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ ट्वाइस ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क फ्रीक्वेंसी। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया। अगर ये एक्सप्रेशन मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है 2a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब देखो क्या हो रहा है, ये 2a माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1 d, ये a इज इक्वल टू n माइनस 1 d। देखो यहाँ पे a n है 8 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 4, तो ये जो a की वैल्यू मुझे मिल रही है 7 इंटू 4
28 हर्ट्ज़ ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है। दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपका जो मैथमेटिक्स का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो एक्सप्रेशन है बस वही यूज़ किया है। दैट इज़ नथिंग बट द nth टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही यूज़ किया है, बाकी कुछ नहीं। और बिट्स यानी क्या है कि दोनों ट्यूनिंग फोर्क, दो कोई भी ट्यूनिंग फोर्क ले लो, लेकिन सक्सेसिव ट्यूनिंग फोर्स कोई भी ले लो, कोई भी पेयर ले लो, जैसे n2 n1 ले लो या n3 n2 ले लो या n4 n3 ले लो या n8 n7 ले लो, कोई भी ट्यूनिंग फोर्क अगर आप एक साथ बजाओगे तो जो बिट्स आपको सुनाई देंगी वो बिट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 4 रहेगी। यानी कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, 4। तो कॉमन डिफरेंस d इज़ 4, बस बाकी कुछ नहीं है। ये एज मैथमेटिक्स में जैसे आप करते हो वैसे ही यहाँ पे हमने यूज़ किया है। फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है दैट इज इक्वल टू 28। ऑफ कोर्स जो लास्ट ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बताई है उन्होंने, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क फ्रीक्वेंसी। सो ये जो an है यानी a8 है या फिर n8 मैं उसे बोल सकता हूँ। सो n8 इज ट्वाइस ऑफ n1, सो 2 इंटू, तो ये आ जाएगी 56 हर्ट्ज़। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। A sonometer wire is stretched by tension of 40 न्यूटन, it vibrates in unison। in unison का मतलब है कि in unison with a tuning fork of frequency 384 हर्ट्ज़। अब देखो इन यूनिजन का मतलब है कि वो जो स्ट्रिंग है और वो जो ट्यूनिंग फोर्क है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। स्ट्रिंग एंड ट्यूनिंग फोर्क दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। ये बात हो रही है रेजोनेंस की। रेजोनेंस आपको याद होगा, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है सो स्ट्रिंग विल ऑसिलेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। दिस इज द केस ऑफ रेजोनेंस। ये थियरी में हमने कई बार देख लिया था। How many number of bits gets produced in the 2 seconds if the tension in the wire is decreased by 1.24? कैलकुलेशंस वाला पार्ट है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, पहले तो n1, पहले स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 384 हर्ट्ज़ और इसमें जो टेंशन था T1 वो था 40 न्यूटन का, ठीक है। अब टेंशन को उन्होंने क्या कर दिया है, डिक्रीज़ कर दिया है। सो T2 इज़ T1 माइनस कितना डिक्रीज कर दिया, 1.24 से। सो 40 माइनस 1.24 जो है इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो आपको मिल रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे 38.76 न्यूटन, ठीक है। अब आगे तो उन्होंने पूछा है कि क्या पूछा है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट फोर्क, नहीं सॉरी, हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स गेट्स प्रोड्यूस इन द 2 सेकंड्स। बिट फ्रीक्वेंसी पूछिए। बिट फ्रीक्वेंसी के लिए हमें एक फ्रीक्वेंसी पता है, दूसरी फ्रीक्वेंसी हमें पता होनी चाहिए। हाँ, अब ये हो क्या रहा है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे पहला जो ट्यूनिंग फोर्क था वो हमारे पास एक ही ट्यूनिंग फोर्क है। पहली जो वायर थी तो उसमें वो वायर की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी सेम थी, इसलिए हमें रेजोनेंस मिला। पर अब क्या हो गया, हमने टेंशन कम कर दिया। टेंशन कम करने से आपको याद होगा व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर, इट इज़ 1/2L रूट ऑफ T/m वेयर T इज टेंशन। तो अगर आपका टेंशन चेंज हो गया तो आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज हो रही है। तो जैसे ही आपने टेंशन कम कर दी, इनिशियली क्या हो रहा था, वायर की और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी सेम थी, लेकिन अब आपने क्या कर दिया है, टेंशन को कम कर दिया तो वायर की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, थोड़ी चेंज हो जाएगी, ज़्यादा नहीं। और इसकी वजह से अब ट्यूनिंग फोर्क भी बज रहा है और वायर भी बज रहा है, बट दोनों की फ्रीक्वेंसी अब अलग अलग हो गई। अलग अलग क्यों हो गई, उसका कारण है कि हमने टेंशन को चेंज कर दिया। तो थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में रहेगा और उस डिफरेंस की वजह से हमें बिट्स सुनाई देगी। आवाज़ ऐसे ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे, ऐसा सुनाई देगा। तो ये बिट फ्रीक्वेंसी उन्होंने पूछी है। सो लेट N2 be the second frequency of that wire, N2 be the second frequency of the wire। तो ये N2 अभी हमें निकालना है। पहले हमें N2 निकालना पड़ेगा और उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, N1 माइनस N2। एक और सवाल है, N2 विल बी ग्रेटर और N1 विल बी ग्रेटर, कौन बड़ा रहेगा? तो यहाँ पे N2 विल बी ग्रेटर, क्योंकि टेंशन इज डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। ये लॉ ऑफ स्ट्रिंग आपको याद होगा, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। तो यहाँ से
अगर आप टेंशन कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, यानी n1 इज ग्रेटर देन n2, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग n1 माइनस n2। हमें निकालना क्या है, n1 माइनस n2, ये कितना है, ये अभी हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। अब डायरेक्टली ये लॉ यूज़ करते हैं, ये लॉ यूज़ करते कैसे, देखो n2 बाय n1 इज इक्वल टू रूट ऑफ t2 बाय रूट ऑफ t1। तो यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट जैसे मैंने पहले कहा कि वो आ रहा है, सो रूट ऑफ t2 बाई t1 इंटू n1। तो जो n2 आपको मिलेगा, देखो क्या आ रहा है, t2 इज़ 38.76 और ये है आपका 40 इंटू 384। तो यहाँ से आपको n2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आपको लॉग कैलकुलेशन यहाँ पे करने पड़ेंगे। अगर विदाउट लॉग होता है तो देखिए करके देख लो, नहीं तो आपको यहाँ पे लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मुझे n2 की वैल्यू मिल रही है दैट इज़ अराउंड 378 हर्ट्ज़, 378 हर्ट्ज़। और अब हमें क्या निकालना है, बिट फ्रीक्वेंसी। बिट फ्रीक्वेंसी इज़ n1 माइनस n2, सो 378 माइनस 384। सो ये जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज़ इक्वल टू 6। पर उन्होंने पूछा है कितनी बिट सुनाई देंगी 2 सेकंड में। ये जो n1 माइनस n2 है, दिस इज द बिट फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी पर सेकंड, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड। उन्होंने पूछे नंबर ऑफ बिट्स इन 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में अगर आपको चाहिए तो नंबर ऑफ बिट्स इन 2 सेकंड्स इज इक्वल टू 2 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 12। शायद आंसर 12 है यहाँ पे, यस आंसर इज 12। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक बहुत ही सिंपल लॉ ऑफ स्ट्रिंग हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है और उसकी मदद से हमने ये आंसर निकाल लिया है। बाकी पूरा एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 22। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कुछ इस प्रकार से, सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर लेंथ दी है, इज स्ट्रेच बाय वेट ऑफ 5 kg, टेंशन दिया है 5 इंटू 9.8 न्यूटन। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है 100 हर्ट्ज़ और लीनियर मास डेंसिटी m उन्होंने पूछा है। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो आपको पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, इट इज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग दैट इज इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ t बाय m। तो n इज़ 100, 1/2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, t दिया है 5 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय m। तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा है 100 इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 इंटू 9.8 अपॉन m। सो देयरफॉर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 10⁻⁴ हो जाएगा और ये 5 इंटू 9.8 मेरे ख्याल से 49 आता है बाय m। सो m इज इक्वल टू 49 इंटू 10⁻⁻⁴, यानी 4.9 इंटू 10⁻⁻3, ये इसका आंसर आ रहा है। यस, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 23 जिसका आंसर आ रहा है 4.9 इंटू 10⁻⁻3। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये एक्सप्रेशन हमें पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग का। आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, द स्ट्रिंग ऑफ गिटार इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 112 हर्ट्ज। इफ द गिटार विशेज टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्ज, वेयर शुड द पर्सन प्रेस द स्ट्रिंग। यानी स्ट्रिंग की लेंथ कहाँ पे चेंज करनी है। देखो ये स्ट्रिंग है और ये रिजिड सपोर्ट में आपने इसको बांध दिया है, लेकिन अगर वो गिटार इस स्ट्रिंग को यहाँ प्रेस करता है, यहाँ पे फिंगर से ऐसे प्रेस करता है, तो जो उसकी लेंथ हो जाएगी वो सिर्फ इतनी रहेगी। तो ये नेक्स्ट लेंथ कितनी है, सो दैट ही गेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्ज। इसके लिए आपको लॉ ऑफ स्ट्रिंग पता होना चाहिए। लॉ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, n is inversely proportional to length. So n2 by n1 is equal to l1 by l2. So l2 is equal to n2 by n1 into 1 upon l1। आपको बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। n2 is 160 अपॉन 112 इंटू 1 अपॉन l1, इनिशियल लेंथ है 0.8,
तो आपको L2 यहाँ पे मिलता है अराउंड 56 सेंटीमीटर। कैलकुलेशंस करके देख लो, कंफर्म करो ये आंसर आ रहा है कि नहीं। बट कुछ नहीं करना था, सिंपल एक लॉ यूज़ करना है, लॉ ऑफ स्ट्रिंग। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखिए, कैसा वैसा कुछ बदलाव उन्होंने बताया नहीं है। सो एज्यूमिंग दैट फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, N2/L1 इज इक्वल टू L1/L2, हमें L2 उन्होंने पूछा है। सो L2 इज इक्वल टू N2/L1 इंटू 1/L1। ये कैलकुलेशंस अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 56 सेंटीमीटर। मीटर में 0.56 मीटर मिलेगा। सो ये था आपकी सॉल्यूशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसके बाद मैं अभी नेक्स्ट क्लास से शुरू करूँगा डिस्कशन ऑफ MCQs बेस्ड ऑन दीज चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो वेरियस MCQs जो आए थे प्रीवियस एग्जाम्स में वो भी हम डिस्कस करेंगे, और एट द सेम टाइम मैं एक असाइनमेंट भी आपको दे दूंगा, वो भी आपको सॉल्व करनी है। सो ओवरऑल हम कहें तो अभी हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है, और इसमें कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज में, वो आपको लिखने हैं, और लिख के अच्छी प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस की। और जो टॉपिक्स निकाले गए हैं जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो मैंने पढ़ाए नहीं है आपको, क्योंकि आगे किसी कंसेप्ट में उसकी ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो मैं आपको उस वक्त क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए चैप्टर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं MCQ शुरू कर दूंगा CET के लिए।